Morning students, in this lecture I am going to discuss about the topic of B.Pharm third year and the topic is the sulfonamides and the cotrimazole। दोनों ही important topic है और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि दोनों एंटीबायोटिक है। सल्फोनामाइड जो होता है सिंथेटिकली प्रिपेयर किया जाता है और इसके साथ ग्रुप को ऐड किया जाता है और सल्फोनामाइड के साथ एक कॉम्बिनेशन होता है जिसको दोनों को मिलाकर हम कोट्राइमोक्साजोल बोलते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनके बारे में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सल्फोनामाइड्स के बारे में। तो देखिए नाम इसमें क्या है, सल्फोनामाइड, यानी इसमें एक ग्रुप ऐड रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एक तरफ अमोनिया ग्रुप है, दूसरी तरफ सल्फोनामाइड ग्रुप इसमें अटैच है। इसको हम पूरे को बोलते हैं सल्फानिलामाइड बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इट इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ सल्फानिलामाइड पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनामाइड। इसमें सल्फोनामाइड ग्रुप अटैच है, इसीलिए इसको सल्फोनामाइड बोलते हैं हम लोग। ठीक है, और ये एक बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग है। बैक्टीरियोस्टैटिक मतलब होता है रोक देना, मतलब कि ग्रोथ को रोक देता है ये। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक देता है। इस ड्रग को हम इसीलिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखो यहाँ पर जो N1 है, यहाँ पर डिफरेंट ग्रुप अटैच रहता है, तो जिसकी वजह से इसमें अलग अलग मेंबर्स बनते हैं। और ये जो N4 यहाँ पर फ्री अमोनिया ग्रुप होना चाहिए, तभी अपना एक्शन शो करता है। यहाँ पर पैरा पोजीशन पे N4 रहता है, तभी अपना एंटीबैक्टीरियल एक्शन शो करता है। तो सल्फोनामाइड सिंपल सल्फोनामाइड का ये डेरिवेटिव है और ये बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग है। ये बहुत ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव दोनों बैक्टीरिया पे, बहुत सारे बैक्टीरिया पे ये एक्ट करता है। अगर इनकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन ऑफ एक्शन दे आर डिवाइडेड टू द शॉर्ट एक्टिंग, जो 4 to 8 आवर्स तक अपना एक्शन शो करते हैं, दैट इज सल्फाडायाजीन, इंटरमीडिएट एक्टिंग सल्फामेथाक्साजोल एंड लॉन्ग एक्टिंग सल्फाडॉक्सिन एंड सल्फामेथोपायराजीन। कुछ स्पेशल पर्पस के लिए बनाए गए, जैसे मैफेडीन हो गया। ये जैसे पस जहाँ पर रहता है वहाँ जनरली ये सारे कंपाउंड एक्ट नहीं कर पाते, लेकिन वहाँ पे ये एक्ट कर लेता है। इसमें से कुछ टॉपिकल प्रिपरेशन भी बनाएगा। सल्फासालाजिन जो कि इन्फ्लेमेटरी बॉल डिजीज में एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन भी रहता है। तो ये कुछ स्पेशल पर्पस सल्फोनामाइड्स भी है। तो ये इनका क्लासिफिकेशन हो गया। अगर इनकी बात करें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, तो सल्फोनामाइड्स जो रहते हैं ये जनरली जो रहते हैं मेटाबॉलिक फंक्शन जो रहता है, मेटाबॉलिक पाथवे रहता है बैक्टीरिया के, उस पर ये एक्ट करते हैं। तो ये क्या करते हैं, जैसे बैक्टीरिया का जो पाथवे होता है जिसमें पापा जो पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड रहता है, इससे ये टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड बनाते हैं। और ये टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड इज़ वेरी नेसेसरी फॉर देयर ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मेनी बैक्टीरिया, बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो इसके फॉर्मेशन को ये रोकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं पैरामिनो बेंजोइक एसिड से यहाँ पर डाइहाइड्रोफॉलिक एसिड, ये मेनली बैक्टीरिया के अंदर चलता है रिएक्शन, तो वहाँ पर ये रिएक्शन होता है। तो ये क्या करते हैं कि फॉलेट सिंथेस एंजाइम कन्वर्ट करता है, तो इस फॉलेट सिंथेसिस एंजाइम से बाइंड करके और उसको क्या करते हैं, ये इनएक्टिवेट कर देते हैं। सिंपल सा ये जाके उनको फॉलेट सिंथेसिस एंजाइम को कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करते हैं एंड दैट कॉजेज द फॉर्मेशन, प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ द फॉलिक एसिड, जिसकी वजह से ये अपना बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट शो करता है। तो सिंपल सा ये मेटाबॉलिक पाथवे में ये फॉलेट सिंथेसिस को इनहिबिट करके इसके फॉलिक एसिड के बनने से रोकता है ये। तो इनको देखा जाए कि जो जनरल सल्फोनामाइड जो रहते हैं वो पस में जो रहता है, पस के प्रेजेंस में, हमने बॉडी में कहीं पस का फॉर्मेशन हो गया है, तो क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड रहता है, प्यूरिन्स एंड थायमिडीन रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये सल्फोनामाइड वहाँ पर एक्ट नहीं कर पाते। क्योंकि सल्फोनामाइड इसलिए एक्ट नहीं कर पाते क्योंकि जो बैक्टीरिया रहता है वहाँ पर जो पापा प्रेजेंट रहता है उसको यूटिलाइज कर लेता है, अपने उस मेटाबॉलिक पाथवे को रोक देता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये एक्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन इसमें जो स्पेशल में मैफेनेडीन जो बनाया गया है वो यहाँ पर एक्ट कर लेता है, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता है। दूसरा चीज़ कि ये जो हम एंटीबायोटिक लेते हैं ये हमारे बॉडी को इफेक्ट उतना नहीं कर पाता है, क्योंकि हमारा बॉडी भी फॉलिक एसिड चाहिए होता है, हमें भी फॉलिक एसिड का सिंथेसिस, मतलब हमें भी फॉलिक एसिड रिक्वायरमेंट होता है, लेकिन हम जो फॉलिक एसिड का जो रिक्वायरमेंट होता है हम लोग डाइट से ले लेते हैं। ठीक है, इसीलिए सल्फोनामाइड से हमारा बॉडी अनअफेक्टेड रहता है, हमारे बॉडी पर ये कोई भी असर नहीं डालता है। अगर रेजिस्टेंस टू सल्फोनामाइड देखा जाए कि बैक्टीरिया कैसे सल्फोनामाइड के रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं, ये हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि हर एंटीबायोटिक के खिलाफ कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस बैक्टीरिया डेवलप कर लेते हैं। तो इसमें जो रहता है डिक्रीज एफिनिटी ऑफ द फॉलेट सिंथेसिस फॉर द ड्रग, मतलब ये हमारा जो ड्रग है वो जाके फॉलेट सिंथेसिस जो रहता है उससे जाके बाइंड करता है।
तो ये क्या करता है, दे कॉजेज द मॉडिफिकेशन ऑफ द टारगेट पॉइंट, टारगेट्स, जो टारगेट से जाकर ड्रग बाइंड करेगा उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर लिया, जिसकी वजह से एफिनिटी कम हो गई, तो अब जाकर ड्रग बाइंड नहीं कर पाया, और फिर जो ऑर्गेनिज्म है वो रेजिस्टेंट हो गया, उस पर ये ड्रग एक्ट नहीं करेगा। फिर क्या हो सकता है, दे इंक्रीज द लार्ज अमाउंट ऑफ द पैरामिनो बेंजोइक एसिड, क्योंकि यही इसी के पाथवे को वो रोक रहा है, तो उससे क्या किया इसने, बहुत ज़्यादा पाथवे को PABA को बहुत ज़्यादा ये इंक्रीज़ कर लिया, या फिर फॉलिक एसिड को इंक्रीज़ कर लिया, जिसकी वजह से हमारा जो ड्रग है सल्फोनामाइड उस बैक्टीरिया पे एक्ट नहीं कर पाएगा। फिर कैसे वो रेजिस्टेंट हो सकता है, द डेवलपमेंट ऑफ अल्टरनेट मेटाबॉलिक पाथवे फॉर द फॉलेट सिंथेसिस, मतलब जो हम लोगों ने पाथवे देखा कि PABA से डाईहाइड्रो फॉलिक एसिड एंड टेट्राहाइड्रो बन रहा है, तो उसके अलावा इसने एक दूसरा पाथवे निकाल लिया फॉलिक एसिड बनाने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पर अब फिर हमारा जो ड्रग है वो एक्ट नहीं कर पाएगा और वो अपना आसानी से अपना ग्रो कर लेगा। तो ये रीज़न है जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया है वो कर सकता है इस सल्फोनामाइड के खिलाफ। अब देखते हैं हम लोग इसका फार्माकोकाइनेटिक, तो दे आर वेल एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द GIT, दे आर प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड, दे कैन क्रॉस द प्लासेंटल बैरियर, देयरफॉर दे आर, मतलब इनको कि हम जो प्रेग्नेंट वुमेन रहता है उनको नहीं देते हैं, क्योंकि ये फीटस को हार्म कर सकता है। इनका मेटाबॉलिज्म जो होता है वो लीवर में एसिटाइल ट्रांसफरेज के थ्रू होता है, जो N1 ग्रुप रहता है उसमें एसिटाइलेशन होकर इनका इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, फिर इनका एक्सक्रीशन हो जाता है, और जो एसिटाइलेटेड जो प्रोडक्ट रहता है वो मेनली कुछ एडवर्स इफेक्ट रहते हैं वो शो करता है, और दे आर एक्सक्रीटेड बाय द किडनी थ्रू द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से इनका एक्सक्रीशन होता है। अब इसमें जो ड्रग जैसे सल्फाडॉक्सिन हो गए, मेथोपैराजीन हो गए, अब इनका यूज़ कहाँ पे होता है, तो इनको मेनली जैसे आज के टाइम में अगर इनका यूज़ देखा जाए तो इनको पायरामेथामीन के साथ कंबाइन करके मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, या फिर ट्राइमेथोप्रिन के साथ इनको कोट्राइमेक्साजोल जो रहता है उसको एज ए कोट्राइमेक्साजोल यूज़ करते हैं, और UTI में यूरिनरी ट्रांस जो डिजीज़ रहता है उसमें हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में उनका यूज़ करते हैं। अब मैफेनाइड का देखा जाए तो मैंने बताया कि ये पस में भी अपना एक्शन शो कर देता है, और वहाँ पर भी बैक्टीरिया को किल कर देता है, जो कि टिपिकल सल्फोनामाइड वहाँ पर एक्ट नहीं कर पाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। सल्फासालाजिन एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्ट करता है, और इसको हम लोग अर्थराइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं, और अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी आज के टाइम में इसको यूज़ किया जाता है। सल्फाडाइजिन जो होता है वो सिल्वर को, इसको टॉपिकली भी यूज़ कर सकते हैं, ये सिल्वर आयन को रिलीज़ करता है, जो कि अपना एंटी माइक्रोबियल एक्शन शो करता है। जो बर्न सरफेस रहते हैं, क्रोनिक अल्सर्स रहते हैं, वहाँ पर इनको जनरली यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये इनके ड्रग्स हो गए जो कि वो शो करते हैं, अपना एक्शन शो करते हैं। और एडवर्स इफेक्ट देखा जाए तो जैसे कुछ पेशेंट अगर कोई G6 फॉस्फोडाइस्ट्रेज डेफिशिएंसी अगर डेफिशिएंट पेशेंट है तो उसमें ये हीमोलाइटिक एनीमिया कर सकता है, मतलब कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ब्लड की कमी हो सकती है, क्योंकि G6PD जो रहता है एंजाइम, ये जो एंजाइम रहता है अपने बॉडी में, ये क्या करता है, ब्लड के हीमोलाइसिस से रोकता है। अब अगर इसका डेफिशिएंसी रहेगा तो ये सल्फोनामाइड लेने पे बहुत ही ज़्यादा हीमोलाइटिक एनीमिया, ब्रेकडाउन RBC का ये कर सकता है, ठीक है, जिससे बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो सकता है। हेपेटाइटिस भी कर सकते हैं ये। और इनको जो है नियोनेट्स जो रहते हैं, इन्फेंट्स जो रहते हैं, इसमें स्ट्रिक्टली मना किया जाता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इसको ज़्यादा ले लेने की वजह से ये जो बिलिरुबिन होता है, ठीक है, बिलिरुबिन को ये क्या करते हैं, प्रोटीन से डिस्प्लेस कर देते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन से डिस्प्लेस करके, और ये क्या होता है, ब्रेन में चला जाता है, ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके ये ब्रेन में चला जाता है, वहाँ डिपॉजिट होके, और ये क्या करता है फिर कि वहाँ के न्यूरॉन्स को ये डिस्ट्रॉय करने लगता है, न्यूरॉन्स को न्यूरोपैथी करने लगता है वहाँ पर, जिसको हम कार्निकटेरस बोलते हैं, डिजीज़ का नाम है ये, ठीक है। तो जनरली ये बिलिरुबिन को वहाँ से डिस्प्लेस कर देता है, जो कि ब्रेन में जाकर न्यूरॉन्स जो रहते हैं उसको डिस्ट्रॉय करने लगता है, ठीक है। तो इसीलिए इनको उसमें रोका जाता है लेने के लिए। और कॉमन जो एडवर्स साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो वॉमिटिंग, नोजिया, एपिगैस्ट्रिक पेन, मतलब कि ये रिब्स के बाद पेन होना, और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जैसे रैशेस, इचिंग, ड्रग फीवर एंड एक्सफोलिएटिव डर्मेटाइटिस, मतलब कि जो स्किन रहता है उसका पीलिंग हो जाना, निकलना, या बहुत ज़्यादा इचिंग होना स्किन पे, उसको एक्सफोलिएटिव डर्मेटाइटिस भी हम लोग बोलते हैं। तो दीज आर दी सम एडवर्स इफेक्ट with the use of the sulfonamides, and this is all about the sulfonamide, and we talk about the use। तो यूज़ का हम देखें तो टॉपिकल सिल्वर सल्फाडाइजिन जो रहता है या मैफेडिन होता है, इसको हम लोग टॉपिकली यूज़ करते हैं बर्न सरफेस पे इन्फेक्शन से बचाने के लिए।
सल्फाडॉक्सिन और पैरामीथिन जो होते हैं मलेरिया में इसको यूज़ करते हैं हम लोग, जो कि क्लोरीन रेजिस्टेंस मलेरिया रहते हैं। क्लोरोक्वीन रेजिस्टेंस, ये क्लोरोक्वीन जो रहता है ये एंटी मलेरियल ड्रग रहता है, जब ये एक्ट नहीं कर पाता इस पर तो हम लोग उसमें इसको यूज़ करते हैं। सल्फाडाइजिन एंड पैरामीथिन जो रहते हैं इनको हम टॉक्सोप्लाज्मोसिस में भी इनको हम लोग यूज़ करते हैं, एक डिजीज़ होता है, ठीक है। तो ये आपका ये पूरा सल्फोनामाइड की तरह हो गया। ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव पे भी एक्ट करता है, मेटाबॉलिक पाथवे में भी एक्ट करता है। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मेटाबॉलिक पाथवे में ये इनहिबिट करता है उसके, ठीक है। तो इसका यूज़ हो गया। अब हम लोग देखते हैं कोट्राइमोक्साजोल के बारे में। कोट्राइमोक्साजोल जो रहता है ये दिस इज अ फिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सल्फामेथाक्साजोल एंड ट्राइमेथोप्रीम। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को अगर 5:1 रेशियो में लिया गया है डोज को, यानी 5:1 सल्फामेथाक्साजोल को 5 के रेशियो में एंड ट्राइमेथॉर्फिन को 1 के रेशियो में, तो इसको हम कोट्राइमोक्साजोल बोलते हैं। ये WHO ने ये इनका फिक्स डोज किया हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों कॉम्बिनेशन को हम कोट्राइमोक्साजोल बोलते हैं। इनका कॉम्बिनेशन करने के एडवांटेज क्या है, तो देखिए ये दोनों सल्फामेथाक्साजोल एंड ट्राइमेथॉर्फिन मेथोप्रीम जो रहते हैं ये दोनों बैक्टीरियोस्टैटिक रहते हैं, लेकिन जब इनको कंबाइन कर लेते हैं तो ये बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट को शो करते हैं। दूसरा क्या होता है कि रेजिस्टेंस डेवलप करने का चांसेस नहीं रहता है, क्योंकि बहुत जल्दी एक्ट करते हैं और ब्रॉड स्पेक्ट्रम में एक्ट करते हैं। एंड दोनों को यूज़ करने पे क्या होता है कि ये सुपरा एडिटिव इफेक्ट शो करते हैं, मतलब इन दोनों का पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है और MIC जो मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन होता है वो भी बहुत डिक्रीज हो जाता है, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा पोटेंट हो जाते हैं। इसीलिए इनको कॉम्बिनेशन एज ए कॉम्बिनेशन में इनको यूज़ किया जाता है। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखा जाए तो ये सिक्वेंसली ब्लॉकेड करते हैं। ये कोट्राइमोक्साजोल जो रहता है सल्फामेथाक्साजोल एंड सल्फामेथाक्साजोल, तो ये अभी हम लोगों ने पढ़ा, इसको सल्फोनामाइड होता है। एंड ट्राइमेथॉर्फिन जो रहता है ये क्या करता है, ट्राइमेथॉर्फिन फॉलेट रिडक्टेज को भी इनहिबिट कर देता है। तो आप देखो सिक्वेंसली इनहिबिट हो रहा है, पहले तो फॉलेट सिंथेसेज का हो रहा है, फिर फॉलेट रिडक्टेज का हो रहा है। तो इस तरह से क्या होता है, बहुत ही जल्दी एक्ट करते हैं। देयर इज लेस चांसेस ऑफ फेल्यूर और डेवलपमेंट ऑफ द रेजिस्टेंस। तो इस तरह से ये भी फॉलिक एसिड के फॉर्मेशन को रोकता है और दे आर एक्चुअली बैक्टीरियोसाइडल। ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। ये इनका फार्माकोकाइनेटिक देखा जाए तो दोनों का हाफ लाइफ सेम रहता है, इसलिए इनको मिक्स किया गया है। और दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें रहता है कि इनका जो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट देखा गया है, मतलब दोनों मिल के जो काम करते हैं, अच्छा इफेक्ट जो शो किया गया है। कब देखा गया है, जब इन दोनों का कंसंट्रेशन प्लाज्मा में ब्लड में कितना हो, 20:1 के रेशियो में हो, तो ये सिनर्जिस्टिक इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। लेकिन ये 20:1 जो रेशियो होता है ये कब आता है इनके बॉडी में, अपने बॉडी में, जब इनको किस रेशियो में दिया गया है डोज, 5:1 रेशियो में डोज अगर हम लोग लेते हैं तो ब्लड में जाके इनका कंसंट्रेशन 20:1 हो जाता है, ठीक है। तो इस कंसंट्रेशन पे इनका MIC जो रहता है ये बहुत ही कम हो जाता है, 3 to 6 टाइम्स हो जाता है, मतलब बहुत ही कम डोज पे ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया को इनहिबिट करने लगते हैं, किल करने लगते हैं, यानी पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा इनका इंक्रीज हो जाता है। अब एक सवाल होता है कि ये 5:1 में ले रहे हैं तो इनका रेशियो 20:1 में क्यों हो जा रहा है। वो इसलिए हो जा रहा है कि ट्राइमेथोप्रीम जो रहता है ये क्या होता है, इनका वॉल्यूम, ये बहुत हाईली लिपिड सॉल्युबल होते हैं, बहुत जल्दी ये एब्जॉर्ब होते हैं और इनका वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन बहुत होता है, तो ये हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो प्लाज्मा में इनका कंसंट्रेशन जो रहता है बहुत ही कम रहता है एज कम्पेयर टू ट्राइमेथोक्साजोल, ठीक है। तो इनका इंपॉर्टेंट फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी है। इनका एडवर्स इफेक्ट देखा जाए तो सेम एज द सल्फोनामाइड्स ही हैं, क्योंकि इसमें तुम सल्फोनामाइड तो यूज़ कर ही रहे हैं। इसमें और क्या हो सकता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, RBC जब बहुत ही इरेगुलर साइज एंड बहुत ही लार्ज साइज का बनने लगे ड्यू टू द फॉलेट डेफिशिएंसी की वजह से, मतलब हमारे बॉडी में भी थोड़ा मोड़ा अगर इफेक्ट डालने लगता है जिसकी वजह से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया देखने को मिलता है। प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेशन है, नहीं लेना चाहिए। नोज़िया, वोमिटिंग, स्टोमेटाइटिस, ये माउथ इन्फ्लामेशन को बोलते हैं, हेडेक हो सकता है, रैशेस साइड इफ़ेक्ट हो गई है। और जो रीनल डिजीज़ पेशेंट रहते हैं उनमें यूरेमिया हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा ब्लड में ये चीज़ आना, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। तो ये इनका एडवर्स इफेक्ट हो गए। और अगर इनका यूज़ देखें तो दे आर यूज फॉर द यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। मैंने बताया कि दोनों कोट्राइमोक्साजोल, दोनों का कॉम्बिनेशन को हम कोट्राइमोक्साजोल बोलते हैं। ये एक्यूट, क्रोनिक एंड रेकरेंट जो बार बार हो जा रहा है UTI, उसमें भी हम लोग इनको यूज़ करते हैं, जैसे ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिम्स की वजह से, E. coli की वजह से अगर हुआ तो, ठीक है। बैक्टीरियल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी इसका यूज़ किया जाता है, जैसे ब्रोंकाइटिस, एक्यूट या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो गया, ये न्यूमोनिया हो गया है,
या फिर इन्फ्लुएंजा हो गया है, तो उस केस में भी हम लोग इनको यूज़ कर सकते हैं। या फिर मैक्सिलरी साइनसाइटिस, साइनस में कोई इन्फ्लेमेशन हो गया हो, या फिर मिडिल एयर में कोई प्रॉब्लम इन्फ्लेमेशन हो गया हो जिसको ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं, तो फिर हम लोग इनमें भी इनको यूज़ कर सकते हैं। बैक्टीरियल डायरियाज में भी इनका यूज होता है, जैसे साइगेला से होता है, इकोलाई से अगर कोई जीआई इन्फेक्शन हुआ है तो उनके हम इनको, लेकिन ये एज ए सेकेंड लाइन ड्रग यूज करते हैं क्योंकि फ्लोरोक्विनोस जो रहते हैं आज के टाइम में प्रेफर्ड ड्रग होते हैं इस बैक्टीरियल डायरिया के केस में। और न्यूमोसिस्टिक जीरोवेसी इन्फेक्शन जो रहता है उसमें भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। निमोनिया अगर होता है तो कोट्रामेट्रोक्सोल को यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोगों ने 2 ड्रग देखा इसमें, 2 एंटीबायोटिक ग्रुप देखा, एक सल्फोनामाइड्स देखा जो कि ये भी, और एक देखा हम लोगों ने कोट्राइमोक्साजोल। कोट्राइमोक्साजोल ये एक्चुअली सल्फोनामाइड और इनका मिक्सिंग दोनों का कम्बिनेशन रहता है ट्राइमेथोफेरिम का, और जिससे अच्छा एक्शन देखा गया 5:6 फिक्स डोज रेशियो रहता है, इसीलिए इसको कोट्राइमोक्साजोल बोला जाता है। तो दोनों ही ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव पे एक्ट करते हैं। सल्फोनामाइड बैक्टीरियोस्टैटिक रहता है, लेकिन ये जो रहता है कोट्राइमोक्साजोल ये बैक्टीरियोसाइडल रहता है। ठीक है, तो इस तरह से इनका क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सल्फोनामाइड, या क्वेश्चन ये अक्सर आता है कि कोट्राइमोक्साजोल में जो सल्फोनामाइड का और ट्राइमेथोप्रिन का कॉम्बिनेशन किया गया है तो इनका एडवांटेज पूछा जाता है कि क्या एडवांटेज है कि दोनों को मिक्स किया गया है। तो बताया गया कि उनका पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है, बैक्टीरियोसाइडल हो जाते हैं ये। ठीक है, तो इस तरह से इनका क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, थैंक यू।